नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट समसामयिकी जो कि लोकपाल से संबंधित है। तो दोस्तों, लोकपाल के ऊपर जो है सारे फैक्ट्स आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि लोकपाल उसका शुरुआत कैसे हुआ, लोकपाल शब्द का कैसे जो है प्रचलन हुआ, और साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि आप देखना चाहेंगे तो लोकपाल से संबंधित सभी फैक्ट्स को आप इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके नॉलेज के लिए, साथ साथ एग्ज़ाम में, परीक्षा में, खासकर जब लिखित परीक्षा होता है तो इसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, इसका जो है PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपसे निवेदन कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की तमाम अहम प्रश्न के साथ हमेशा मैं आता रहता हूं, और इसलिए ज़रूरी है। और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ कि भारत के पहले लोकपाल की जाए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत में जो है, भारत ने अपना जो लोकपाल पहला नियुक्त कर लिया है। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। और ये दोस्तों स्टैटिक जीके में काम करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो स्टैटिक जीके की तरह काम करेगा, तो इसे याद रखेंगे। भारत का पहला लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है। आने वाले समय में और जितने भी परीक्षा है उस सब में जो है ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अब देखिए, इस बात सबसे बड़ी बात कि पिनाकी चंद्र घोष के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो देखिए, पिनाकी चंद्र घोष जो है, इनका जन्म 1952 में कोलकाता में हुआ था, और वे 66 साल के हैं जब इनकी मृत्यु हुई है। तो घोष ने कोलकाता से ही कानून की पढ़ाई किया है। बाद में कलकत्ता यानी कोलकाता और कलकत्ता उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने। तत्पश्चात वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने, जहां से वे मई 2017 में जो है रिटायर हो गए। उसके बाद 29 जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य भी रहे। तो ये पिनाकी चंद्र घोष हैं। दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। अब आइए जानते हैं कि लोकपाल कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकपाल को लेकर, भारत में लोकपाल के गठन को लेकर जो है बहुत सारे आंदोलन चले। तो आपसे भली भांति आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ इसके लिए देश में, जिसमें महती भूमिका अन्ना हजारे साहब ने और उसके साथ कुछ और भी उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी निभाया था कि भारत में लोकपाल लाया जाए, वो भी बिल्कुल इसी तरह का लोकपाल। और जो भी संशोधन होंगे, धीरे धीरे आने वाले समय में संशोधन होते रहेंगे। लेकिन आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष और बात। तो दोस्तों देखिए, लोकपाल समिति के बारे में पहले जानते हैं कि लोकपाल समिति का जो गठन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात जो कि लोकपाल समिति के बारे में कि अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और 8 सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष के अलावा 8 और सदस्य होंगे लोकपाल समिति में। देखिए, शुरू में लोकपाल की जब बात की जा रही थी तो सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रखा जाना, ऐसा सोचकर जो है अन्य सदस्यों को रखा गया। ठीक है। अब देखिए, जो ये अन्य जो सदस्य हैं, 8 सदस्य, उसमें जस्टिस दिलीप भोसले हैं। पिनाकी चंद्र घोष के बारे में तो आपने जान ही लिया। अब जस्टिस दिलीप भोसले हैं जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जस्टिस प्रदीप मोहंती हैं जो झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तीसरे नंबर पे है जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं, और वर्तमान में गुजरात राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षा भी हैं। चौथा है जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जो कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। अब देखिए, समय के अनुसार जो है, खैर ये आज के डेट में है ये। 5वें नंबर पे है अर्चना रामसुंदरम। ये 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी हैं। ठीक है। जबकि और ये सीमा सशस्त्र बल की प्रमुख भी रही हैं, यानी कि SSB के प्रमुख भी रह चुकी हैं, पूर्व प्रमुख हैं।
अब देखिए इसके अलावा दिनेश कुमार जैन है छठवां सदस्य, जो कि 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव भी थे। 7वें नंबर पे 1981 बैच के भारतीय राजस्व के अधिकारी हैं महेंद्र सिंह। 8वें नंबर जो है के सदस्य जो है इंद्रजीत प्रसाद गौतम है और ये 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष, और बाकी ये आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भूमिका पर बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा भूमिका, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि लोक शब्द की उत्पत्ति कैसे हो। देखिए लोकपाल शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्दों के, जो कि लोक, ठीक है, लोक इसका मतलब होता है लोग से, और पाल यानी कि अर्थात रक्षक से हुई है, जिसका मतलब हो जाता है लोगों का रक्षक। तो अब याद रखेंगे लोकपाल का अर्थ मतलब लोगों का रक्षक है। लोकपाल को भ्रष्टाचार में लिप्त हर सरकारी कर्मचारी, सांसद, मंत्री और कुछ मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई करने का अधिकार है। तो सबसे बड़ी बात यही दोस्तों कि आपको याद रखिए, भूमिका यही है लोकपाल को भ्रष्टाचार में जो लिप्त कर्मचारी, यानी सबसे निचले स्तर से सबसे ऊपर के स्तर तक के सभी जो भी प्रमुख पद पर हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच भी की जाएगी, साथ साथ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, और ये स्वतंत्र होगा। इसके लिए किसी से इजाज़त लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए लोकपाल का इतिहास क्या रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इतिहास में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोस्तों 4.5 दशक से जो है ये मामला लटका हुआ था, और संसद के इतिहास में इतना बड़ा समय कोई भी विधेयक नहीं ले सका है। देखिए लोकपाल की परिकल्पना जो है स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। देखिए स्कैंडिनेवियाई जो देश कौन कौन से हैं ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके व्यवहारिक नॉलेज के लिए, और साथ साथ आने वाले बहुत सारे अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं। देखिए डेनमार्क है, उसके अलावा नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ये सारे जो है, साथ साथ कुछ जो है टेरिटरीज है जैसे कि ग्रीनलैंड वगैरह भी हैं। तो मुख्य रूप से जो देश है 5 देश है। तो इन देशों में ओम्बुड्समैन संस्था की तरह 1960 के दशक में भारत में भी इस तरह की संस्था की ज़रूरत महसूस की गई। ऐसा ज़रूरत इसलिए महसूस किया क्योंकि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र चाहते थे कि पूरे विश्व में जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। तो भारत में भी इस तरह की संस्था की ज़रूरत महसूस हुई, और ऐसे में जो है ओम्बुड्समैन के तर्ज पर ही भारत में लाया जाने वाला था। लेकिन चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में बाहर से बाहरी स्रोत यानी अन्य देशों से कोई भी जो लिया गया है कानून, जो नियम जो लिए गए हैं वो एज इट इज़ नहीं लिए गए हैं, उसमें संशोधन भारतीय महाद्वीप भारत के अनुकूल बनाते हुए लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में ओम्बुड्समैन के लिए सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग जो है ML सिंघवी ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय संसद में किसी भी विधेयक का इतिहास इतना उतार चढ़ाव वाला किसी भी विधेयक का नहीं रहा है जितना कि लोकपाल का रहा है। पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक को लोकसभा में, देखिए लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से, इसी नाम से जो है विधेयक चौथी लोकसभा में पेश किया गया। यह साल था 1968 का, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से। इसके बाद इस विधेयक को 1971 में, 1977 में, 1985 में, 1989 में, 1996, 1998, 2011 में भी पेश किया गया था। 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा से ये पारित भी किया गया। अब देखिए 2011 में बिल को 2 बार पेश किया गया था। अगस्त 2011 में एक नया लोकपाल बिल लोकसभा में लाया गया, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा था देश में। अब उसके बाद दोस्तों देखिए 22 दिसंबर 2011 को लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया। 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा से पारित भी हो गया ये, और मई 2012 में राज्यसभा ने
बिल को जो है सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। सेलेक्ट कमेटी ने नवंबर 2012 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद केंद्र सरकार ने सेलेक्ट कमेटी के 16 में से 14 सुझावों को मान लिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद 17 दिसंबर 2013 को बिल राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया लोकसभा, और उसके बाद लोकसभा को भेज दिया है, जिस पर लोकसभा ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। बाद में 18 दिसंबर यानी अगले दिन बिल को संशोधन सहित लोकसभा से पास हो गया और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। तो आप याद रखिएगा कि जो लोकपाल चयन समिति है उसमें अध्यक्ष जो होते प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रख्यात विधि वेत्ता होते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकपाल का अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र जो है पूरे देश में इसे लागू किया गया है और कुछ मामलों में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की जांच करने का अधिकार भी इसे होगा। यानी कि अब देखिए कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री के बारे में ये छूट दिया गया। देखिए तो खैर उस पर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए सभी केंद्रीय मंत्रियों, दोनों सदनों के सदस्यों की जांच करने का भी अधिकार लोकपाल को होगा। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकारियों के भी जाँच का अधिकार लोकपाल को दिया गया है, जो कि केंद्र सरकार के होंगे। अब देखिए इसके साथ ही जो सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले सोसाइटी, ट्रस्ट और एनजीओ भी इसके दायरे में आएंगे और उनके सचिव और निदेशक भी जांच के दायरे में होंगे। लेकिन न्यायपालिका जो बच रही है, जो छूट है, वो न्यायपालिका और सेनाएं जो है, जो 3 अंग सेना का, वो जांच के दायरे में नहीं होगा। अब देखिए लोकपाल के गठन के बारे में बात करते हैं। लोकपाल का गठन, देखिए लोकपाल जो है, यहाँ लोकपाल का गठन और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यह प्रावधान है कि लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत के पूर्व न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ये ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष वही होगा जो कि भारत का पूर्व न्यायाधीश होगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। तो देखिए इसके अलावा कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा खंड ख की बातों को भी पूरा करता है, वह भी जो है इसका अध्यक्ष बन सकता है। देखिए अध्यक्ष के अलावा अधिकतम जो है 8 सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही। अब सदस्यों में से आधे जो है कम से कम कहा जाए तो 4 न्यायिक पृष्ठभूमि ऐसे होने चाहिए, जबकि आधे सदस्य जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ और महिलाओं में से भी आधे में से होना चाहिए। अब देखिए लोकपाल के सदस्य कौन नहीं हो सकता, यानी कि लोकपाल के लिए अयोग्यता क्या रखी गई है। देखिए संसद सदस्य या किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा नैतिक भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए व्यक्ति और किसी पंचायत या निगम का सदस्य भी लोकपाल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति और राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त लोग भी इसके अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री खिलाफ जांच को लेकर क्या प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री खिलाफ वही मामले आएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, जो मामले हैं वही मामले आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक बाहरी सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामलों में जांच नहीं होंगे। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक बाहरी सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामले को छोड़कर उन पे होगा, जैसे दल बदल और भी बहुत सारे जो है मैटर को लेकर, मामलों को लेकर जांच हो सकते हैं, लेकिन इन मामलों को लेकर नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री की जांच के लिए लोकपाल के पूर्ण बेंच की बैठक जरूर होगी, जिसमें 2/3 बहुमत से निर्णय लेना अनिवार्य होगा। अब देखिए यह कार्रवाई जो है
गोपनीय होगी और अगर यह शिकायत सही पाई गई तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा, नहीं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए लोकपाल का अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो लोकपाल का अधिकार जो है कि कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत किस प्रकार से होगी की जाएगी यह लोकपाल जो है तय करेगा। अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। शिकायत सही होने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल स्वयं संज्ञान ले सकता है। यानी कि अगर आप कोई भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है जिस पर कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन लोकपाल अगर चाहे तो खुद एक्शन लेने के लिए जो है कार्रवाई कर सकती है, जांच कर सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है कि लोकपाल जांच के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन का आदेश भी दे सकता है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार के मामले से जो है 2 या से 10 साल तक की सज़ा भी संभव है। देखिए नेक्स्ट है जानबूझकर अगर झूठी शिकायत की जाती है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जाहिर सी बात है लोकपाल के पास बहुत सारी शिकायतें आ जाएंगी, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। अब देखिए अगर शिकायत गलत पाई गई है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है जो कि शिकायत करते हैं, और ऐसे मामले में जेल की सज़ा भी संभव है। नेक्स्ट है कि लोकपाल के गठन से जहां आम लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ने का कारगर हथियार मिल गया है, वहीं इसके जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। अब देखिए दोस्तों कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकपाल से जुड़ा हुआ, तो लोकपाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जान लीजिए। कैसे ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथ साथ अगर आप नोट्स के रूप में और करंट अफेयर्स से जुड़ा और समसामयिकी के बारे में जानते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न होगा हमेशा जो आएगा, पूछा जाएगा कि देश के पहले लोकपाल कौन है, तो आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। दूसरा प्रश्न है कि लोकपाल की परिकल्पना अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया, तो देखिए ओम्बुड्समैन से ये लिया गया। नेक्स्ट है कि लोकपाल की परिकल्पना किस देश से लिया गया है, तो ये देखिए स्कैंडिनेवियाई देशों से ये लिया गया है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में चौथा क्वेश्चन है कि लोकपाल का भारतीय संसद में पहली बार कब पेश किया गया था, देखिए चौथी लोकसभा में पेश किया गया था, साल था 1968 का। नेक्स्ट है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये उत्तर है ML सिंघवी ने। नेक्स्ट है कि लोकपाल को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी प्रदान किया गया है, तो ये 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था लोकपाल और उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात और कि अगर आप देखिए केंद्र के साथ साथ जो राज्य में लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया, उसके बारे में एक अलग से वीडियो होगा कि लोकायुक्त के क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या शक्तियां हैं दी गई है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जो देखना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। दोस्तों इस वीडियो में तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।